नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से हम लोग आपके लिए करंट अफेयर की क्लासेस लेके आते हैं। तो आज के करंट अफेयर के साथ साथ हम लोग आज के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और जो लास्ट करंट अफेयर की क्लास थी उसमें हमने जो क्वेश्चंस दिए थे उनके सॉल्यूशन भी देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। तो आज का हमारा जो नया करंट अफेयर है, जो हॉट टॉपिक रहा है कल, तो वो है आपका कावासाकी रोग। कौन सा रोग मित्रों? कावासाकी रोग। चलिए तो ज़रा इसके बारे में अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ के इसके पॉइंट्स जानना योग्य हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कावासाकी रोग क्या है, क्या हुआ, हाल ही में ये चर्चा में क्यों आया। तो मित्रों, हाल ही में अगर हम चर्चा की इसके बारे में बात करें तो कावासाकी रोग से 2 बच्चियों का कोयम्बटूर मेडिकल कॉलेज में अस्पताल में सफलतापूर्वक इलाज किया गया है। क्या हुआ है? और रक्त वाहिकाओं की सूजन पैदा करता है ये रोग। ठीक है, ये रोग जो है रक्त वाहिकाओं की में सूजन पैदा करता है। अब आगे देखें, इस बीमारी का नाम जापानी बाल रोग विशेषज्ञ टोमिस्को कावासाकी के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने पहली बार 1967 में इसका वर्णन किया था। अब इस कावासाकी रोग में है क्या, ज़रा उसे समझते हैं। कावासाकी रोग के बारे में क्या है कावासाकी रोग? कावासाकी रोग एक दुर्लभ लेकिन गंभीर स्थिति है जो मुख्य रूप से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करती है। इसे म्यूकोटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। कावासाकी रोग जटिलताओं के कारण बन सकता है, विशेषकर हृदय को प्रभावित करने वाले। ठीक है, यदि लंबे समय तक इसका इलाज नहीं किया जाता तो हृदय संबंधी जटिलताओं वाली काफ़ी बीमारियां जैसे कैरोनरी धमनी में सूजन, हृदय की मांसपेशियों में सूजन, हृदय वाल्व से जुड़ी समस्याएं और हृदय रक्त की दीवारें कमज़ोर हो जाती हैं। उपचार आमतौर पर रक्त के थक्कों को रोकने के लिए एस्पिरिन के साथ सूजन और बुखार को कम करने के लिए अंतःशिरा इम्यूनोग्लोबुलिन शामिल होता है। विशेषकर हृदय से जुड़ी जटिलताओं को जोखिम को कम करने के लिए शीघ्र निदान और उपचार महत्वपूर्ण है। यह कोई संक्रामक रोग नहीं है, पहली बात तो ये समझ लीजिए, यानी यह लोगों के बीच में नहीं फैलता है। इसका कारण पूरी तरह से समझा नहीं गया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये आनुवंशिक रूप से पूर्व निर्धारित व्यक्तियों में संक्रमण या पर्यावरणीय कारकों से उत्पन्न असामान्य प्रतिरक्षी प्रक्रिया के तौर पर प्रतिक्रिया है। ठीक है, इसके लक्षण क्या हैं, क्या क्या इसके लक्षण हैं, इसके बारे में देखें। तो मित्रों, इसके लक्षण के बारे में यदि हम देखें तो कावासाकी रोग के लक्षणों में 5 या अधिक दिनों तक 102 डिग्री से अधिक बुखार शामिल है और बच्चों में कम से कम 4 लक्षण होते हैं। शरीर के मुख्य भाग या जननांग क्षेत्र में दाने, गर्दन में बढ़ा हुआ लिम्फ नोड, बिना किसी गाढ़े स्राव से बहुत लाल आँखें, लाल सूखे फटे हुए होंठ, लाल सूजी हुई जीभ, हाथों की हथेलियों और पैरों की तलवों में सूजन, त्वचा लाल त्वचा, बाद में उंगलियों और पैर की उंगलियों की त्वचा छिल जाती है। अन्य लक्षणों में शामिल हो सकते हैं पेट दर्द, दस्त, घबराहट, जोड़ों का दर्द और उल्टी। ये क्या हैं? इसके लक्षण हैं। ठीक है, जोखिम में इसे क्यों शामिल किया गया? 5 वर्ष की कम उम्र के बच्चों में अधिक खतरा होता है। लड़कियों की तुलना में लड़कों में कावासाकी रोग विकसित होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। जापानी या कोरियाई बच्चों में कावासाकी रोग विकसित होने का खतरा अधिक है। बात समझे यहाँ पे? तो ये हाल ही में क्यों रहा? क्योंकि वेल्यूर मेडिकल कॉलेज में 2 बच्चियों का इसका सफलतापूर्वक इलाज या ऑपरेशंस कर लिए गए हैं, इसलिए चर्चा में रहा है। तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम चलते हैं आज के अपने अगले करेंट पर, जिसका नाम है क्या? ऑरोरास, यानी उत्तर दक्षिणी रोशनी। क्या है अरोरा? देखो ज़रा, शनिवार को सुबह लद्दाख के हनेले गांव में रात में आकाश उत्तरी अरोरा बोरेलिस से जगमगा रहा था और यूएसए और यूनाइटेड किंगडम सहित दुनिया के अन्य हिस्सों में भी उत्तरी रोशनी देखी गई है। इस बीच दक्षिणी रोशनी या अरोरा
ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी ऐसा देखा गया। जैसा आप लोग जानते हैं कि सूरज से क्या होता है, लगातार एमिशन होता रहता है। तो जो सूर्य इमिटेड लाइट्स होती हैं, जो फोटोन के रूप में आती हैं, तो वो क्या करती हैं, प्रत्येक 11 ईयर बाद पृथ्वी की ओर आती हैं, मूव करती हैं। ठीक है, तो जब उत्तरी सिरे पर जो ये पहुंचती हैं तो आपको इसे बोला जाता है नॉर्थ ऑरोरा, और दक्षिणी सिरों पर पहुंचते हैं तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोला जाता है। ठीक है, बात समझे। यहाँ पर भूषण भूचुंबकीय तूफान में लद्दाख में ध्रुवीय रोशनी दिखाई है, जैसा कि हनेली वेधशाला में देखा गया है। दुर्लभ होते हुए लद्दाख में उत्तरी रोशनी का यह पहला दर्शन नहीं है। ठीक है, अरोरा मूल रूप से प्राकृतिक रोशनी है जो रात में आकाश के चमकीले और घूमते हुए पर्दे के रूप में दिखाई देती है। नीले, लाल, हरे, पीले और नीरंगी नर के तरंगों की होती है। यह रोशनी मुख्य रूप से पूरे वर्ष उत्तर और दक्षिण दोनों गोलार्धों के ध्रुवों के पास दिखाई देती है, लेकिन कभी ये निचले अक्षांशों तक फैल जाती है। ठीक है, ये बात समझे। इसके बाद आती है आपकी आगे का टॉपिक्स क्या है। उत्तर में प्रदर्शन को अरोरा बोरेलिस बोला जाता है और दक्षिण में इसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोला जाता है। ऐसा देखिए कैसे होता है। ऐसा सूर्य की सतह से होने वाली गतिविधि के कारण होता है। तारा लगातार आवेशित कणों को छोड़ता रहता है। तो क्या है, सूर्य की सतह से तारा इसे लगातार आवेशित कणों को छोड़ता है। जैसे ही सौर हवा पृथ्वी के पास आती है, यह ग्रह चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाता है और जो एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। हालांकि कुछ आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में फंस जाते हैं और उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं से नीचे पृथ्वी की ऊपरी वायुमंडल में चली जाती है। फिर ये कण मौजूदा विभिन्न गैसों संपर्क में होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप छोटी छोटी चमकें पैदा होती हैं और जो रात को रोशनी अदा करती हैं और सौर वायु के कारण ऑक्सीजन से टकराते हैं और हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न करते हैं। नाइट्रोजन के साथ अंतःक्रिया से नीले और बैंगनी रंग का प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जब सौर हवा बेहद तेज होती है तब अरोरा मध्य अक्षांश तक फैल जाते हैं। ऐसा तब होता है जब सूर्य की सतह पर गतिविधियां बढ़ जाती हैं, जिससे सौर ज्वालाएँ और कोरोनल मॉस इंजेक्शंस होते हैं, जो अनिवार्य रूप से सौर हवा में ऊर्जा के अतिरिक्त विस्फोट होता है। ऐसे मामलों में सौर हवा इतनी तीव्र होती है जिसके परिणाम स्वरूप भूचुंबकीय तूफान आ सकता है, जिसे चुंबकीय तूफान भी कहा जाता है। पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र में एक अस्थायी गड़बड़ी है और चुंबकीय तूफान दौरान मध्य अक्षांशों में अरोरा देखा जाता है। ऐसा ही भूचुंबकीय तूफान शुक्रवार को CME पृथ्वी से टकराने के बाद शुरू हुआ, इसलिए दुनिया के कई हिस्सों में अरोरा दिखाई दे रहे थे। भूचुंबकीय तूफान ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, रेडियो उपग्रह संचार, उड़ान संचालन, पावर ग्रिड, अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रमों जैसे संचालन को प्रभावित करते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि सूर्य से एमिशन होता है, तो वो जब एमिशन पृथ्वी के नॉर्थ पोल में पहुँचता है तो उसे अरोरा बोरेलिस बोला जाता है। साउथ पोल में पहुँचता है तो उसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोला जाता है। तो वो यहाँ पर ही देखा गया है, लद्दाख में। ओके मित्रों, नेक्स्ट हमारा अगला टॉपिक्स है अदन की खाड़ी। सुर्खियों में है क्योंकि यहाँ पर फ़िलहाल युद्ध की स्थिति है। क्या है, यूरोपीय नौसैनिक बल शुक्रवार को 6 संदिग्ध समुद्री डाकुओं को हिरासत में लिया और उन्होंने अदन की खाड़ी में जा रही एक तेल टैंकर की गोलाबारी की, जो संभवतः सोमालिया से होने वाले समुद्री डाकू हमलों की बढ़ती संख्या का हिस्सा था। एक समय सोमाली तट पर बड़े पैमाने पर होने वाली समुद्री डकैती 2011 में चरम पर पहुंचने के बाद कम हो गई थी। उस वर्ष सोमालिया के जल क्षेत्र में 237 हमले दर्ज किए गए। उस समय इस क्षेत्र में सोमाली समुद्री डकैती से हाल के महीनों में नए हमले की चिंता बढ़ी है और दुनिया की अर्थव्यवस्था में $7 मिलियन का नुकसान हुआ है, बिलियन का। 2024 की पहली तिमाही में यह 5वीं घटना की सूचना मिली है। इसे हम ग्राफ के द्वारा समझेंगे। कहाँ है सोमालिया, क्या है अदन, तो आप ये देखिए, ये आपका रहा अदन की खाड़ी। ठीक है, क्या है, ये आपकी अदन की खाड़ी है, ये गल्फ़ ऑफ अदन है और ये सोमालिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा चलता रहता है, एशिया और यूरोप के बीच संपर्क होता है इसी के द्वारा, जिसके कारण ये हालिया में समय में
काफ़ी चिंता का विषय भी यहाँ पर देखा गया है। ठीक है, इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश के रूप में भी कहा जाना जाता है उसी कड़ी में। ठीक है, अदन की खाड़ी के बारे में और जानने के लिए अगर हम बात करते हैं तो इसमें वही एनालिसिस सारा किया गया है जो मैंने अभी आपको बताया। उत्तरी यमन, पूर्व में अरब सागर, पश्चिम में जिबूती, दक्षिण में गार्डाफुल चैनल, सुक्रोटा, सोमालिया के बीच हिंद महासागर गहरी खाड़ी में हैं। उत्तरी दक्षिण में अल मेंडल जलडमरू मध्य से लाल सागर से जोड़ता है। पश्चिम में जिबूती तटजोरा की खाड़ी में सिमट जाती है। अदन रिज खाड़ी के मध्य में स्थित है। यह कारण पृथ्वी वर्ष 15 mm चौड़ा रहा। अदन की खाड़ी लगभग 900 किलोमीटर लंबी, 500 किलोमीटर चौड़ी, लगभग 4,10,000 वर्ग किलोमीटर में फैली है। इसकी और गहराई 500 मीटर है और गहराई अधिकतम 2700 मीटर है। अदन की खाड़ी एक महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग है जिससे सालाना 20,000 से अधिक जहाज़ इस खाड़ी में उतरते हैं और इस मार्ग का प्रयोग करते हैं। फारस की खाड़ी तेल की डिलीवरी के लिए जानी जाती है और विश्व की खाड़ी अर्थव्यवस्था में अभिन्न जलमार्ग बन गई है। सुएज नहर के से निकटता और वैश्विक व्यापार में इसकी भूमिका के कारण यह रणनीतिक जलमार्ग महत्वपूर्ण है। भू राजनीतिक महत्व का, हालांकि यह समुद्री डकैती के लिए भी जाना जाता है, विशेषकर सोमालिया के तट पर। अदन की खाड़ी महत्वपूर्ण शहरों में यमन अदन का मुकाबला जिबूती ये शहर शामिल हैं। ठीक है, तो ये एक विषय है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो हमारा है, अगला जो टॉपिक है वो हमारा है लिथियम। क्या है लिथियम, इसे समझते हैं। ठीक है, लिथियम हाल ही में काफ़ी संसाधन इसके देखे गए हैं। विदेश खनिज लिमिटेड को इस साल ऑस्ट्रेलिया में लिथियम ब्लॉक हॉल सेल करने की उम्मीद है। शीर्ष अधिकारी ने शनिवार को कहा, सरकार पहले से कहा था कि भारत अर्जेंटीना में 5 लिथियम खदानों की खोज और विकास के लिए 200 करोड़ रुपए निवेश करेगा। अर्जेंटीना दुनिया की कुल लिथियम संसाधनों में आधे से अधिक के साथ चिली का बड़ा हिस्सा है। काबिल का स्वामित्व 3 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, नाल्को, हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन, HCL और मिनरल एप्लीकेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड के पास है। लिथियम के बारे में क्यों ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है, ज़रा इस पर चर्चा कर लें। तो मित्रों, लिथियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Li होता है और परमाणु संख्या 3 है। यह एक नरम चांदी सफ़ेद क्षार धातु है जो अत्यधिक प्रतिक्रियाशील और ज्वलनशील है। ऊर्जा संक्रमण के लिए सबसे महत्वपूर्ण खनिज है। लिथियम आयरन बैटरी का एक मूलभूत घटक है जो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को शक्ति प्रदान करता है। भारत अपने लिथियम आयात का 100% निर्भर है। ठीक है, आगे इसके क्या भौतिक गुण हैं। लिथियम एक चांदी सफ़ेद धातु है। परमाणु भार 6.94 है। सबसे हल्की धातु, सबसे हल्का ठोस है। कम घनत्व और विद्युत रासायनिक तत्व के नाम से जाना जाता है। मानक तापमान दबाव पर लिथियम एक ठोस है। इसका गलनांक 180.50 डिग्री सेल्सियस, 356.90 डिग्री फ़ारेनहाइट और क्वथनांक 1330 डिग्री सेल्सियस है। रासायनिक गुण के बारे में यदि हम इसके बारे में बात करेंगे तो मित्रों, रासायनिक गुण जो इसके हैं तो उसको समझते हैं। लिथियम क्षार धातु समूह का हिस्सा है और इसके बाहरी आवरण पर एकल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। धनायन आयनिक बंधन बनाने में आसानी से दान कर देते हैं। लिथियम कई फ्रैगमेंट खनिजों में का माना जाता है, लेकिन यह आमतौर पर नमकीन, पानी और मिट्टी से भी प्राप्त किया जाता है। व्यावसायिक रूप से स्पोडियमिन और लेपिडोलाइट से निकाला जाता है। लिथियम भंडार मुख्य रूप से नमक के मैदान सलार में पाए जाते हैं, खासकर चिली, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चीन जैसे देशों में। लिथियम आयन बैटरियों की बढ़ती मांग के कारण लिथियम खनन और उत्पादन में रुचि बढ़ रही है। साथ ही नए निकाले गए लिथियम पर निर्भरता कम करने के लिए अधिक कुशल रिसाइकलिंग प्रक्रिया को विकसित करने का प्रयास हो रहा है। लिथियम इसके यौगिकों को कई औद्योगिक अनुप्रयोग करते हैं। गर्मी प्रतिरोधी गिलास बनते हैं। सिरमेट, लिथियम ग्रीस, स्नेहक, लोहा, स्टील, एल्युमिनियम उत्पादन के लिए फ्लक्स एडिटिव्स, लिथियम बैटरी और लिथियम आयन बैटरी शामिल हैं। लिथियम का उपयोग द्विध्रुवी विकार के चार में किया जाता है। आगे
अगर हम बात करें कुछ सुरक्षा और सावधानियाँ क्या हैं इसमें, तो मित्रों लिथियम संचारक और त्वचा के संपर्क से बचने के लिए विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। सेवन भी इसका घातक हो सकता है। लिथियम विषाक्त औषधीय स्तर तुलना में केवल थोड़ी अधिक खुराक पर होती है। उन्नीदापन, स्पष्ट भाषण, यहाँ तक कि दौरे भी इस पर बन सकते हैं। ठीक है, ये लेख हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारी बढ़ती हुई बाढ़। क्या है इसमें, इसको समझते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा उत्तरी अफगानिस्तान में अचानक आई बाढ़, 2300 से अधिक लोग मारे गए। एक जलवायु संवेदनशील राष्ट्र अफगानिस्तान अप्रैल में इसी महीने आपदा से जूझ रहा था, जब भारी बारिश और बाढ़ के कारण अफगानिस्तान के 10 प्रांतों में से 100 लोगों की मौत हो गई। जलवायु परिवर्तन के प्रति अफगानिस्तान संवेदनशील है। उसकी अपेक्षाकृत शुष्क सर्दियों के कारण बढ़ रही हैं। ठीक है, जिससे मिट्टी के लिए वर्षा का अवशोषित करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। ये आकस्मिक बाढ़ के बारे में हम एक बार डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं क्या है आकस्मिक बाढ़ का प्रयोजन। अचानक आने वाली, निचले इलाकों में आने वाली तीव्र बाढ़, तीव्र आंधी तूफान, उष्णकटिबंधीय तूफान से जुड़ी बारिश, बर्फ़ के चादरों और मैदानों के बहाने वाली या बर्फ़ के पिघलने पानी का कारण है। प्राकृतिक बर्फ़ या मलबे वाले बांध, मानव निर्मित बांध जैसी मानव संरचना के ढहने के बाद आकस्मिक बाढ़ आ सकती है। वर्षा और बाढ़ की शुरुआत के बीच 6 घंटे से कम समय होने के कारण आकस्मिक बाढ़ को नियमित बाढ़ से अलग किया जाता है। आकस्मिक बाढ़ अप्रत्याशित और कम समय सीमा उन्हें नियमित बाढ़ की तुलना में अधिक विनाशकारी बनाती है। आकस्मिक बाढ़ भी बाढ़ के मैदानों पर बड़ी मात्रा में तलछट जमा कर सकती है और बार बार आने वाली बाढ़ की स्थिति के अनुकूल न होने वाले वनस्पति आवरण के लिए विनाशकारी हो सकती है। भारत में आकस्मिक बाढ़ अक्सर बादल फटने से जुड़ी होती हैं। थोड़े समय अचानक तीव्र बारिश, हिमालय क्षेत्र, ग्लेशियर में पिघलने के कारण होने वाली बाढ़ है। बांग्लादेश के बाद भारत दुनिया के सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित देश है। बाढ़ के कारण होने वाली वैश्विक मौतों में भारत का हिस्सा 5वां है। चेन्नई, मुंबई में अचानक बाढ़ आमतौर पर देखी जाती है। यहाँ पर अचानक आई बाढ़ पर विशेष डिस्कस किया गया है और जिसका कारण क्लाइमेट चेंज बताया गया है और जिसका हालिया परिणाम अफगानिस्तान में देखा गया था मित्रों। ठीक है, जो आगे का हमारा टॉपिक है उसको ज़रा हम डिस्कस करते हैं और वो है हमारा इमिग्रेशन। क्या रिफ्यूजी का इमिग्रेशन है, क्या गैरकानूनी इमिग्रेशन है, इसको हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने रविवार को पड़ोसी देश में गृह युद्ध छिड़ने के बाद चिकामजोंग जिले में म्यांमार के 5801 प्रवासियों का पता चला। इसे अवैध प्रवासन का मुद्दा हालिया में चर्चा में है, संवेदनशील है। अन्य के साथ साथ मानवीय आयाम के विचार की भी ज़रूरत है। यह आरोप लगाया जाता है कि अवैध उग्रवादी भी हैं, विशेषकर NSCN, KLUF जैसे समूह जो आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने में भारत में प्रवेश करते हैं। हाल के दशकों में सीमाओं पर महिलाओं की तस्करी, मानव तस्करी काफ़ी बड़े पैमाने पर हो गई है। एकीकरण और सामंजस्य आयोग में पाया कि मानव आमतौर पर सामाजिक बहिष्कार जैसे गरीबी, खराब आवास आदि या उच्च स्तर के प्रवासन की उपस्थिति में मौजूद होता है। अप्रवासन से सरकार पर दबाव बढ़ गया है क्योंकि सरकार को अप्रवासियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च उठाना पड़ता है। अधिकांश अवैध प्रवासियों ने अपना नाम अवैध रूप से मतदान सूची में भी दर्ज करा लिया है, जिससे वे खुद को राज्य का नागरिक होने का दावा कर रहे हैं। अप्रवासियों की आमद ने क्षेत्र के मूल निवासियों के बीच पहचान का संकट पैदा कर दिया है। अप्रवासियों के द्वारा बसने और खेती के लिए वन भूमि, बड़े क्षेत्रों पर अतिक्रमण किया गया। इससे स्थानीय समुदाय तथा साथ संसाधन उपयोग टकराव पैदा होता है। अवैध प्रवासन निपटने के लिए भारत में क्या क्या कानून हैं, इस पर चर्चा करते हैं। 1946 में विदेशी अधिनियम के तहत केंद्र सरकार अवैध विदेशियों को निर्वासित कर सकती है। पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत राज्य सरकारों को एक अवैध विदेशी को बलपूर्वक हटाने का काम सौंपा गया है। 55 की नागरिकता अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकता अधिग्रहण और निर्धारण का प्रावधान करता है। अवैध प्रवासन की समस्या का एक बड़ा हिस्सा इस तथ्य पर निहित है कि हमारे पास कोई प्रभावी शरणार्थी नीति नहीं है। केंद्र सरकार को समग्र शरणार्थी नीति बनानी चाहिए।
भारत को पड़ोसी देशों के सहयोग करने के लिए कूटनीतिक प्रयास करने होंगे, क्योंकि अवैध प्रवासन को तब तक नहीं हल किया जा सकता जब तक मूल देश सहयोग न करे। सरकार को उन सीमावर्ती जिन लोगों को पहचान पत्र प्रवेश करना चाहिए जो अक्सर विभिन्न कारणों से सीमा पार करते हैं। सीमा का एक विशाल क्षेत्र ऐसा है जो बाढ़ से सुरक्षित नहीं। केंद्र सरकार की सीमा पर बाढ़ लगाने का काम पूरा करना चाहिए। बिम्स्टेक क्षेत्रीय मंचों का उपयोग कर पड़ोसी देशों में अवैध प्रवासन की चर्चा का मुद्दा बनाना चाहिए। बीएसएफ और आईटीबीपी जैसे सीमा संरक्षकों को मजबूत किया जाना चाहिए और राज्य पुलिस बल के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा इस दूसरी पंक्ति की बनाई जा सकती है। तो ये अप्रवासन का मुद्दा रहा है जो हाल ही में चर्चा का विषय रहा है, ठीक है, और ये म्यांमार में आए अवैध परिवर्तन से है। तो मित्रों, आज हम लोगों ने ये डिस्कस किया है। अब हम आज के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। आज के क्वेश्चंस आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में इनके आंसर ज़रूर मित्रों दिया करें, जिससे हमें पता चले कि हमारा प्रयास आपके लिए कितना सहयोगात्मक है, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं क्वेश्चंस, जो ज़रा आप देखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कावासाकी रोग से रिलेटेड है, तो इसे पढ़िए और इसका मित्रों कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से पढ़िए और उसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखें, तो तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है और उसे समझिए, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक। अब हम लोग कल के क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। कल आंसर्स क्या हैं, यानी पिछला क्वेश्चन के आंसर फुट रोग के बारे में। फुट रोग बासमती चावल को प्रभावित करने वाला एक कवक रोग है, बिल्कुल सही बात है, नहीं है। और फसल चक्र, उचित जल निकासी, ठीक है, और जल भराव और स्थिति से बचने से बीमारियों को मदद में मिल सकती है। ये तो बिल्कुल ही दोनों पॉइंट क्या है मित्रों, गलत हैं। कैसे गलत हैं, ये आपका कवक से नहीं बैक्टीरिया से होता है, और दूसरी बात ये बीमारियों को कम नहीं बीमारियों को बढ़ाते हैं। ये दोनों बातें गलत हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा, दोनों बातें कौन सा सही नहीं है, तो ना एक सही है ना दो सही है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। क्या है अगला क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग। हाल ही में खबरों में रही सिंकुला सुरंग एक बुनियादी ढांचा परियोजना है, सीमावर्ती क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाना। तो ये जो सुरंग है ये किसकी कनेक्टिविटी बढ़ा रही है, ये लद्दाख के साथ कनेक्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इसे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैर बाजार अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं, ठीक है। तो पहला, गैर बाजार अर्थव्यवस्था एक ऐसे देश से संदर्भित है जहां बाजार की ताकतें, कीमतें, मजदूर, संसाधन आवंटन निर्धारित करने की भूमिका नहीं निभाते हैं, बिल्कुल सही है। ये बात जो है बिल्कुल क्या है मित्रों, सही है, ठीक है। दूसरी बात, गैर बाजार अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुद्रा परिवर्तनीयता को प्रतिबंधित कर सकते हैं, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो कौन सा आंसर सही होगा, तो मित्रों यहाँ पर आंसर आपका सी जो है वो सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, सी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह मित्रों आज हम लोगों ने अपना अगला टॉपिक देखा है, आज के करंट अफेयर देखे हैं, और इसके अलावा हमारे चैनल के माध्यम से आपको सारे पेपर मिल रहे हैं, तो आप उन पेपरों को लगाइए और इन जीएस में जो करंट के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको ज़रूर डिस्कस करिए और हमें कमेंट बॉक्स में उनके आंसर ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।